तो अभी आज हम लोग क्या चलाने जा रहे हैं, सीएसएस फ्रेमवर्क का टॉपिक, ठीक है ना। बहुत छोटा सा एक ओवरव्यू में देना है केवल सीएसएस फ्रेमवर्क का। और अगर तुमने ये समझ लिया तो इसके बाद तुम्हें फिर बाकी चीजों में आराम रहेगा। तो टॉपिक है आज का सीएसएस फ्रेमवर्क। देखो, सीएसएस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के लिए ना दो तीन रास्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो तो मार्केट के अंदर बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा पॉपुलर है। साथ ही साथ टेलविंड सीएसएस जो देख रहे हो ना, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये सीएसएस के एडवांस वर्जन्स में चीजें आती हैं, अगर आप चाहो तो इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या क्या? बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस, ठीक है ना। अब अगर दूसरी तरफ हम एक बात करें तो मान लीजिए अगर आप चाहें तो W3 CSS का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मान लीजिए टेलविंड सीएसएस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें W3 CSS हो गया, टेलविंड सीएसएस हो गया। और आप अगर चाहें तो बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलविंड सीएसएस आपको स्वयं एक्सप्लोर करनी है क्योंकि ये खुद से करने वाला काम है। बाकी W3 CSS का मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज की डेट में, ठीक है ना। तो W3 CSS का अगर ओवरव्यू समझ में आ जाएगा तो फिर बूटस्ट्रैप को अपने आप एक्सप्लोर कर लोगे। यहाँ पर केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसका नाम है CDN, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और इसके अंतर्गत होता क्या है, W3 CSS जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली इसको डिजाइन किया है W3schools.com वेबसाइट वालों ने। और इन्होंने क्या करा है कि सीएसएस के कुछ एडवांस फीचर्स प्रोवाइड कराए हैं। W3 schools की जो वेबसाइट है, उन लोगों ने W3 CSS का फ्रेमवर्क बना तो दिया, और इन्होंने ही उसकी CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क फाइल भी बना दी है कि अगर आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट में W3 CSS के कोड्स को अप्लाई करना चाहते हो या इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनके द्वारा दी गई क्या करना, CDN को अपने पेज के साथ इंटीग्रेट कराना है। देन आप उसके अंतर्गत अवेलेबल सारी ही प्रॉपर्टीज को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हो। अगर थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, एक आता है पैनल का और एक आता है कंटेनर का। W3 CSS हो गया या फिर मान लीजिए बूटस्ट्रैप हो गया या टेलविंड पर आप काम करें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है पैनल और एक होता है कंटेनर, ठीक है ना। पैनल और कंटेनर में डिफरेंस क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो अभी आप अगर देखें तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे सर्च करते हैं W3 CSS और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, W3 CSS इज ए मॉडर्न रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क। सबसे पहला फ्रेमवर्क था ये W3 CSS का फ्रेमवर्क, जो कि क्या करता था, मॉडर्न डिजाइन प्रोवाइड कराता था। आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में आपकी मदद करता था। साथ ही साथ ये एक ऐसा लौता पहला फ्रेमवर्क था जो कि लोग यूज कर रहे थे, तो उनकी जो वेबसाइट थी मोबाइल पे भी इको फ्रेंडली तरीके से खुल रही थी। कई बार होता ही है कि जो वेबसाइट्स आप मोबाइल वगैरह में खोलते हो तो उनका कहीं कंटेंट कटने लगता है, कहीं चीजें ओवर कोलैप करने लगती हैं। तो जब भी कभी अगर आप लोग ये चाहते हो कि मोबाइल पर भी सेम तरीके से वेबसाइट खुले और फोन पे भी सेम, और सॉरी लैपटॉप पे भी सेम तरीके से वेबसाइट खुले, चाहे टैबलेट पे खोलूँ चाहे टीवी पे खोलूँ, हर जगह पे वेबसाइट सेम तरीके से खुले, कहीं पर भी कंटेंट ना कटे ना कंटेंट एक दूसरे के ऊपर आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिव का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये रिस्पॉन्सिव का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा W3 CSS में। और जब आप W3 CSS अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको बेसिकली किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर चाहे अपनी वेबसाइट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे आराम से खोल सकते हो। W3 CSS का मेन फायदा क्या है, ये सारे ब्राउजर्स में इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे कोड आप लोग जब रन करते हो तो हो सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट पे रन ना कर रहे हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन ना कर रहे हो, लेकिन गूगल क्रोम पे रन कर रहे होते हैं। अब दिक्कत तो यही आती है कि मान लीजिए क्लाइंट को थोड़ी ना पता है कि उसको वेबसाइट कहाँ खोलनी है और कहाँ नहीं खोलनी है, क्लाइंट को तो पता है कि सब कुछ एक जैसा है। तो आप लोग कुछ ऐसा बना के दीजिए कि क्लाइंट चाहे किसी ब्राउजर पे खोले वेबसाइट, सेम तरीके का लुक ही मिले, मतलब चाहे किसी भी डिवाइस पे खोले तो भी सेम नेटवर्क मिले, साथ ही साथ किसी भी ब्राउजर पे खोले तब भी उसको सेम चीजें ही मिले। W3 CSS प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल द डिवाइसेस, सारी डिवाइसेस में इक्वालिटी भी मिलती है, चाहे डेस्कटॉप की बात करो, चाहे लैपटॉप की, चाहे टेबल की और चाहे मोबाइल फोन की, ठीक है ना। अगर थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर दो तरीके से आप W3 CSS पे काम कर सकते हो। आप चाहो तो इन्होंने ये जो लिंक टैग प्रोवाइड करा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या है, इनकी CDN फाइल है। आपको जब भी W3 CSS की किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने पेज में इंप्लीमेंट करना है, आपको हेड टैग में ले जाकर के इस वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर आप W3 CSS की किसी भी प्रॉपर्टी को पेज में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा रास्ता ये है कि मान लीजिए आप लोगों एक काम कर लीजिए, इन्होंने बोला ना कि W3 CSS की फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लो। आप लोग चाहो तो W3 CSS की फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लो। मान लीजिए हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया, ये पूरा कोड है ना, यहाँ पे कोड दिख रहा है, ये पूरा कोड आप डाउनलोड कर लीजिए। कहेंगे सर इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको करना थोड़ी ना कुछ है, कंट्रोल C करिए,
कंट्रोल सी करिए, पूरा कोड कॉपी हो गया, एक फाइल में सेव कर लीजिए और उस फाइल का नाम चाहे तो रख लीजिएगा design.css या style.css। समझ गए ना। और जब भी कभी आप भाई इस फाइल के कोड को आपने कहाँ रखा है, किसी style.css वाली फाइल में रखा है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाए, कोई वेबसाइट बनाए, तो आपको बार बार यहाँ से सीडीएन कॉपी करने में दिक्कत नहीं होगी। आप क्या कर सकते हो बेसिकली, कि आप बेसिकली क्या करोगे, आपको करना कुछ नहीं कि उस वो जो आपने फाइल डाउनलोड करी है उसको लिंक करा लो। कैसे लिंक कराओगे वो आपको ही पता है, एक्सटर्नल सीएसएस वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो आप दो तरीके से काम कर सकते हो। अब अगर आगे की थोड़ी बातचीत करी जाए तो हम दोनों तरीके से काम करके आपको दिखा देंगे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको कई तरह के अलग अलग टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगे W3 CSS के अंदर, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को और भी क्लासी लुक प्रोवाइड कर पाओगे। समझ आ गई मेरी बात। तो एक तरीका क्या है, या तो यहाँ से कॉपी कर लो लिंक और सीधा पेस्ट मार दो। लेकिन यहाँ से दिक्कत ये है कि कभी अगर इंटरनेट तुम्हारे सिस्टम में नहीं हुआ तो कंटेंट लोड हो ही नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा फायदा क्या है कि मतलब इस लिंक पे क्लिक करो, यहाँ से पूरा कोड ही निकल आएगा, इसको एक किसी फाइल में अलग से लगा करके रख लो। समझ में आ रही बात। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, ये जो कोड आपका स्क्रीन पर लिख करके आ रहा है आप इसको एज एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर लेंगे। अब आगे की बात समझिए। आगे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एक किस चीज़ का, कंटेनर का, और एक दूसरा किस चीज़ का, पैनल का। कंटेनर के ऑप्शन पे क्लिक करो। सब कुछ पढ़ना यहीं से है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये एक हमने टॉपिक बताया ना आपको कि आपको यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है, एक क्या पैनल और दूसरा क्या है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, पैनल क्या होता है, दोनों में चीजें पढ़ो जरा क्या लिखा है। द W3, आपको एक क्लास का नाम याद रखना है। क्लास का नाम क्या है, W3 - कंटेनर, ये है क्लास का नाम। द W3 कंटेनर क्लास एड अ 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। यानी जब भी कभी हम लोग W3 कंटेनर से कोड लिखते हैं तो हमको 16 पिक्सल लेफ्ट का पैडिंग मिलेगा और 16 पिक्सल हमको राइट का पैडिंग मिलेगा। ये अपने आप होगा, आपको इसके लिए कुछ भी अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया मेरी बात। द W3 कंटेनर क्लास इज द परफेक्ट क्लास टू यूज फॉर ऑल HTML कंटेनर। कह रहा है कि किसी के साथ भी लगाओ सब जगह पे ये बात अप्लाई होगी। W3 कंटेनर की सबसे खास बात हमको ये तो समझ में आ गया कि 16 पिक्सल लेफ्ट से दे देगा और 16 पिक्सल राइट से क्या देगा, पैडिंग। समझ गए ना, ऑटोमेटिक। अभी तक तो हम लोग लिखते थे लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं होगी, केवल हमको क्या लिखना है, W3 कंटेनर, और ऑटोमेटिक चीजें अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, अब याद रखो क्या याद रखना है। द W3 कंटेनर प्रोवाइड्स इक्वालिटी फॉर ऑल HTML कंटेनर एलिमेंट। कह रहा है कि W3 कंटेनर जब भी कभी आप शब्द यूज करोगे अपने पूरे पेज में तो उससे आपको पांच चीजें मिलेंगी। कितनी चीजें मिलेंगी, पांच। कौन कौन सी, कॉमन मार्जिन, कॉमन पैडिंग, कॉमन अलाइनमेंट, कॉमन फॉन्ट और कॉमन कलर। चलिए याद करिए इस बात को, क्या क्या था। कॉमन मार्जिन, कॉमन पैडिंग, कॉमन अलाइनमेंट, कॉमन फॉन्ट और कॉमन कलर। समझ गए। मेरी मेमोरी थोड़ा शार्प है, एक बार पढ़ते ही हमें चीजें दिमाग में बैठ जाती, तो आप लोग को बैठ जानी चाहिए। समझ रहे ना। तो मार्जिन, पैडिंग, अलाइनमेंट, कलर और फॉन्ट। समझ गए। अब देखिए जैसे कि इस कोड को हम अगर आपको समझाना चाहें तो इस कोड में इन्होंने करा क्या है। तो टाइटल वाइटल तो आपको सब पता ही है, मेटा टैग भी लिख के आता है, आपको ये भी पता है। आप देखिए यहाँ पर वो जो लिंक टैग ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्होंने ये लिंक टैग यहाँ लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, लगा रखा है। अब हम लोगों ने क्या करा, अगर आप इस बात को ध्यान से देखिए, इस कोड को समझिए थोड़ा, तो इन लोगों ने देखिए इस बात में केवल एक डिव टैग बनाए रखा है ना। और उस डिव टैग के अंदर इन्होंने H2 से एक हेडिंग लिखी है, P से पैराग्राफ लिखा है, P से पैराग्राफ लिखा है, इतना ही तो किया है। जबकि इन्होंने सेम काम नीचे भी किया है। बट नीचे जब इन लोगों ने इस सेम काम को किया है तो इन्होंने यहाँ पर एक क्लास पास कर दी W3 कंटेनर। अभी तक आप लोग क्लास अपनी खुद बनाते थे,
क्लास का एक नाम रखते थे और उसको ऊपर कॉल करते थे, फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखते थे। लेकिन अब ये जो सीडीएन फाइल आपने लगाई है, इस सीडीएन फाइल के अंदर हर एक क्लास की खासियत लिखी हुई है। समझ रहे हो? W3 कंटेनर क्लास क्या करेगी क्या नहीं करेगी हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? इस फाइल में। भाई जब आप लोग एक्सटर्नल सीएसएस लगाते हो तो लिंक टैग से ही तो लगाते हो। तुम्हारे ब्राउजर का काम क्या होता है कि यहाँ पे जो भी क्लास लिखी गई है उसका कोड वो लेकर के आए कहाँ से? एक्सटर्नल सीएसएस से। तो इस केस में भी तो यही कर रहा है, बस इस केस में एक्सटर्नल सीएसएस हमारी कहाँ पे है? इनकी वेबसाइट पे। समझ में आया आप लोग को? किस किस को ये बात समझ में आई? अब अगर आप ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे रीचेक करें, तो पहले जो आपने डिवीजन लगाया था उसमें आपने कोई स्पेशल कैटेगरी वगैरह कोई क्लासेस तो पास करी नहीं थी, तो वो तो सब कॉमन आ रहा है, मतलब जैसा नॉर्मल आता है वैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक W3 कंटेनर नाम की क्लास पास करी, तो देखिए 16 पिक्सल लेफ्ट से आपको मार्जिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 16 राइट से भी मिल रहा है, क्योंकि वो सफेद हिस्सा है वो दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग बॉर्डर बना के काम करते तो वो हिस्सा हमको अलग साफ सुथरा दिखता। समझ आ रही मेरी बात? हाँ। तो ये समझ में आया सबको? आगे देखिए। अब आपको करना क्या है? जैसे कि आप लोग कभी भी कंटेनर बनाना चाहेंगे तो केवल W3 कंटेनर लिख देंगे। अब आपको कभी कलर चाहिए, तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे डिव टैग बनाया, इसके अंदर एक हेडिंग दिया, एक पैराग्राफ दिया, तो देखो ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेडिंग पैराग्राफ यही तो लिखा है इतना। और इसमें आप देखिए 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से आपको मिल रहा है पैडिंग की नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, तभी तो स्पेस छोड़ के आ रहा है। नीचे हम लोगों ने एक डिवीजन और बनाया, इसमें केवल पैराग्राफ दिया, यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास पास करी है। क्लास का नाम क्या है? W3 कंटेनर। और कलर क्या दे दिया हम लोगों ने? W3 रेड। आपको एक बात और बताई दे रहा हूँ, जब भी आप कभी लाल नीले पीले हरे कलर यूज करते थे और एक बार इनकी वेबसाइट के कलर यूज करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा। इनके जो कलर है ना वो बहुत डिसेंट कलर है, बहुत यूनिक और बहुत प्यारे कलर है। इनका रेड मिला के देख लेना और केवल खाली रेड एक बार लिख करके देखना, दोनों में बहुत अंतर समझ में आएगा। ये देखो, एक ये रेड देख लेना। देखो ये रेड कितना गंदा लग रहा है, और उन लोगों ने जो रेड दिया था वो कितना अच्छा लग रहा है आपको। हाँ है ना? तो समझ में आया ना दोनों में अंतर क्या है? अब अगर इस पेज को हम लोग दोबारा से रिफ्रेश करें, देखो ये रेड अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो रेड कितना भद्दा लग रहा है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो आप लोग को रेड कलर लेने के लिए क्या लिखना है? केवल W3 डैश रेड, मतलब W3 का रेड कलर चाहिए। क्लियर है? हेडर एंड फुटर की बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं? जिस दिन नया टॉपिक पढ़ा उस दिन लोग गायब हो जाते हैं। टिप टैग लगाया, एक काम। तो टील कलर आप लोगों ने यूज कराई है इसके पहले, तो मटेरियलाइज सीएसएस वालों का टील कलर देख लो एक बार, इनका टील कलर देख लो, अच्छा लग रहा है ना? तो अब आपको फिलहाल फील आ रहा हो क्या करना है। समझ रहे हैं ना? और हेडर टैग से हेडर बन जाता है, फुटर टैग से फुटर बनता है। ये हम बता चुके हैं आपको, किसी एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था ना मैंने आपको, हेडर बनाना फुटर बनाना। देखिए हेडर बनाया गया है यहाँ पे, तो ये सब तो आप लोग को आता है, ये सब आप लोग कर लेंगे। फुटर टैग से फुटर बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम ला रहा मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमको प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना है। समझ आ रहा है? तो यहाँ तक तो चलो समझ लो, एक्सप्लोर कर लोगे। इसके बाद अगला टॉपिक किस चीज का है? आर्टिकल्स एंड सेक्शंस का। इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसमें क्या है? अगर आप ध्यान से देखिए तो आप लोगों ने अभी तक हेडर टैग पढ़ा, फुटर टैग पढ़ा, नैव टैग पढ़ा। आज आप लोग थोड़ा आर्टिकल टैग के बारे में पढ़ लीजिए और सेक्शन टैग के बारे में पढ़ लीजिए। जब भी कभी वेबसाइट में कोई आर्टिकल लिखना हो तो आर्टिकल टैग का यूज करिए। ये कोई रस्म नहीं है, आप चाहे तो डिव टैग के द्वारा भी इस काम को कर सकते हैं, बट बी प्रोफेशनल, क्योंकि हर काम के लिए हर एक टैग अलग अलग बना रखा गया है। समझ गए ना? सेक्शन टैग से क्या होता है? जब हमें किसी वेबसाइट के अंदर अलग अलग सेक्शंस में अपना कंटेंट लिखना हो, जैसे कि ब्लॉग्स की अगर हम लोग बात करें, और इन सारी चीजों में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एक क्लास पास कर दी गई है W3 कंटेनर। अगर हम उसको हटा के रन कराएं तो देखिए एकदम कोने से आ रहा है। हाँ या ना? सब में हटा देते हैं एक बार को। ये लो। है ना? तो समझ में आ गया ना? क्योंकि 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से क्या था? पैडिंग था ना, वो चीज लिख देने की वजह से। तो आप लोग यहाँ पे इस चीज को दोबारा से लिख लीजिएगा और रन करा लीजिए। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद अब आपको ये वाली चीज बनानी है, ये आप लोग को बनाना है। बना पाएंगे? कैसे बनाएंगे? इसका कोड भी नीचे दिया है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक।
आप लोगों ने यहाँ पे देखा अगर, तो सीधा सीधा वो फाइल तो आप लिंक कर ही लेंगे, होम पे दिया है उन्होंने लिंक। div टैग यहाँ पे लगाया गया है कि नहीं लगाया गया, और इसके अंदर एक क्लास दी गई किस नाम से, W3 कंटेनर स्पेस W3 डैश रेड, तो हो गया। यहाँ पे H1 से एक हेडिंग लिख दी किस नाम से, हेडर के नाम से, और div टैग को क्लोज कर दिया। फिर इन्होंने क्या करा, अपनी हेडिंग इमेज लगा दी, और फिर अगर आप ध्यान से देखें फिर से एक div टैग लगा दिया गया, इसमें पैराग्राफ लिख के क्लास दे दिया, नीचे फिर एक div टैग लगाया, इसमें भी सेम वही काम किया जो ऊपर हेडर के लिए किया था, और इस काम को कर दिया। आप अगर ध्यान से इन चीजों को नोटिस कर पाए तो देखिए एक भी चीज के बीच में कोई स्पेस और कोई गैप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो केवल पैडिंग पे काम करता है कंटेनर, कभी भी मार्जिन पे काम नहीं करता। मार्जिन बाहर से होता है, पैडिंग अंदर से होता है। ये जो पैनल्स का कॉन्सेप्ट आप लोग अभी देखेंगे, इसमें मार्जिन भी सामने आएगा, बट कंटेनर में केवल क्या सामने आता है, पैडिंग। समझ में आई बात? देखिए ना, सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप चिपक चिपक के लिख के आ रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। W3 CSS को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आपका हाथ धीरे धीरे साफ होगा। समझ रहे हैं ना? कंटेनर की अगर पैडिंग की बात करी जाए तो पैडिंग के बारे में समझिए। हाँ, ये तो आप उन लोगों ने पढ़ लिया ना अभी। डिफॉल्ट होता है क्या, 16 पिक्सल लेफ्ट और 16 पिक्सल राइट, नो टॉप और बॉटम पैडिंग नहीं होती है। कर लेंगे इस पेज को, पैनल्स पे आ जाते हैं। पैनल्स को पढ़िए, दोनों में डिफरेंस देखिए। पैनल्स में एक चीज है, अब देखिए द W3 पैनल क्लास, अगर हम W3 पैनल लिखते कंटेनर की जगह तो क्या होता, ये 16 पिक्सल टॉप से देगी, बॉटम से देगी, 16 पिक्सल लेफ्ट से और राइट से देगी। मतलब ये क्या करता है पैनल, चारों तरफ से 16 16, नहीं ऐसा नहीं है, ये 16 पिक्सल टॉप और बॉटम का मार्जिन देता है, और ये 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट की पैडिंग देता है। फिर से अगर रिपीट करें तो मार्जिन, वो कंटेनर में क्या हो रहा था, 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट की पैडिंग मिल रही थी। इसमें क्या हो रहा है, 16 पिक्सल लेफ्ट राइट से पहले तो पैडिंग मिलेगी मिलेगी, मतलब कंटेनर में जितना था उतना इसमें भी है। इसमें एक चीज और ऐड हो रही है, वो क्या, टॉप और बॉटम का मार्जिन। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, इस बात को समझिएगा। आप लोगों ने यहाँ पर अगर फील लेना चाहा थोड़ा सा, मान लीजिए ये डिव टैग हम लोगों ने ओपन किया, हाँ है ना, और इस डिव टैग मतलब ये पूरा देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर के लास्ट तक ये पूरा डिवीजन में लिखा, हाँ है ना, मानते हो कि नहीं? देखिए डिव टैग ओपन किया और इसमें क्या पास कर दिया, क्लास इक्वल टू W3 कंटेनर, तो देखो 16 पिक्सल लेफ्ट राइट से मिल गया इसको। फिर हम लोगों ने इसके अंदर हेडिंग लगा दिया, डिस्प्लेइंग पैनल्स तो आ ही रहा है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर P टैग से ये कंटेंट लिख दिया, वो भी आ रहा है। अब अगर आप देखिए छोटे छोटे डिवीजन बने, ये एक डिवीजन बना है कि नहीं बना, इस डिव टैग में क्या लिखा है, क्लास इक्वल टू W3 पैनल W3 डैश रेड, और एक पी लिख दिया गया, मतलब पैराग्राफ लिख दिया। तो पैनल लिखने से हमको ये पता चला है कि 16 पिक्सल लेफ्ट राइट की पहली बात तो भैया पैडिंग होती है ना, तो पैडिंग तो मिल रही है। साथ ही साथ 16 पिक्सल टॉप और बॉटम का क्या होता है बताइए। देखिए 16 पिक्सल लेफ्ट से दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, और 16 पिक्सल राइट से पैडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मार्जिन कहाँ कहाँ से देता है, टॉप बॉटम से। क्लियर है ये बात? होपफुली समझ में आ गया होगा। तो इसने 16 पिक्सल का स्पेस खाली छोड़ा कि नहीं छोड़ा। जब आप लोगों ने एक दूसरा पैनल यहाँ पास किया तो इसने भी तो 16 पिक्सल नीचे तो छोड़ा। पर जब आप लोगों ने कंटेनर लगाया तो कंटेनर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि नीचे, मतलब मार्जिन के ऊपर तो कंटेनर में बात हो ही नहीं रही थी। कंटेनर में तो केवल पैडिंग के ऊपर बात हो रही। देखिए कंटेनर के केस में बीच में कोई गैप नहीं आया, तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो प्रोजेक्ट में, कि कंटेनर जब भी हम लोग लगाते हैं तो कोई स्पेस नहीं आता। समझ में आया? अब देखिए, अब आप लोग एक चीज और पढ़ लीजिए, द W3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग नोट्स। किस लिए अच्छा है W3 पैनल? नोट्स को अगर वेबसाइट में डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए अच्छा है। नोट्स आर ऑफन डिस्प्लेड विद अ पेल कलर, और नोट्स को किसके थ्रू दिखाना चाहिए ज्यादा, पेल कलर की थ्रू। लाइट चलेगी, थोड़ा रुक जाइए।